JNT इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू क्वेश्चन। जब आप ऑफिस विजिट करते हैं तो आप मे आई कम इन सर बोलना है। जब तक कि आपको अंदर ना आने बोले तब तक आप वहीं खड़ा रहें। जब आपको कम इन बोलेंगे तभी आप वहाँ जाकर खड़ा हो जाना है। जब आपको बैठने बोलेंगे तब आपको बैठ जाना है, नहीं तो आप वहीं खड़ा रहना है आपको। और आपको देख छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आपको ये शॉर्ट लाइन मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बोलना है। आपको सिंपल में बोलना है कि जो रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या क्या आएगा वो आपको पूछेंगे, तो आपको सिंपल में बताना है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जैसे कि एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे कि आपका क्वालिफ़िकेशन पूछा जाता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आपका पूछा जाता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, वो भी आप डिफिनेशन क्लियर करके बता दीजिएगा। एक स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और आपका जो दूसरा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये ट्रांसफार्मर 2 ही प्रकार का होता है, और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइजर जैसा यूज होता है, वोल्टेज को कम बेसी किया जा सकता है। और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के तहत काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेगर से आप लोग क्या चेक करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो कि ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है। हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। जो आपको बताना है, पहला होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसे चेक किया जाता है, और कंटिन्यूटी। तो ये हम लोग 3 ही जगह यूज करते हैं, एक मोटर में, एक केबल में, और ट्रांसफार्मर में। ये तीनों में हम आईआर वैल्यू इनका निकालते हैं। और मेगर का आरपीएम पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है कि मेगर का आरपीएम कितना होता है, यानी कि कितना स्पीड में इसे घुमाया जाता है, वो आपको बताना होगा। और अर्थ टेस्टिंग मेगर का वैल्यू कितना आता है, यानी कि उसका इकाई कितना होता है, तो इसका मान ओम में आता है, जो कि ये बहुत ही पूछा जाता है। और पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, ये आपका एसी में आएगा, मतलब सब स्टेशन वगैरह में ये रहता है। तो पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होना चाहिए, जो कि इससे फेज का वेरिएशन देखा जाता है। और अंडरग्राउंड के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अंडरग्राउंड में कौन सा केबल यूज होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका पूछा ही जाता है। तो अंडरग्राउंड में आपका DGMS अप्रूव्ड कॉपर कंडक्टर, यानी कि आपका DGRMS अप्रूव्ड होना चाहिए, और वो भी कॉपर तार होना चाहिए, और दूसरा तार वहाँ यूज नहीं होता है। जो कि DGRMS उस केबल में आपका लिखा हुआ रहता है, इशू डेट वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। और अंडरग्राउंड माइंस में कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ये आपको बताना है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, FLP इक्विपमेंट यूज होता है,
जो कि DGRMS अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये आपका पूछा ही जाता है MCB का पूरा नाम। ये हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, 100% ये आपको पूछा ही जाएगा। तो इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि आपको याद कर लेना है। और ये आपको हर जगह काम ही आएगा इंडस्ट्रियल एरिया में, जो आपको अच्छी तरह से ये मतलब हर चीज़ में ये आपका काम आएगा। मोटर हो चाहे कोई कहीं भी कुछ काम रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। और आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। MCCB का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी आपका पूछा जाता है, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। और MCB और MCCB में दोनों में अंतर क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। और आगे हम बढ़ते हैं FLP की तरफ। तो FLP का इक्विपमेंट गैप कितना होता है अंडरग्राउंड में? जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया और ब्रेकर हो गया, तो उसका जो बाहरी गेट है तो उसका गैप कितना होना चाहिए? तो उसका 0.5 mm गैप होता है, जो कि DGRMS का अप्रूव होना होता है, और यही गाइडलाइन वो फॉलो करने बोलते हैं। तो और अंडरग्राउंड के बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं। तो अंडरग्राउंड लाइट में कितना वोल्टेज यूज होता है, यानी अंडरग्राउंड लाइट जो रहता है वो कितना वोल्टेज का होता है? पहले के टाइम में हेलोजन लाइट यूज होता था, लेकिन अभी के टाइम में LED लाइट्स यूज होते हैं, जो कि कम वाट के होते हैं, कम वोल्टेज खपत करते हैं। और अंडरग्राउंड लाइट में 110 वोल्ट यूज होता है, जो कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये आपको कोई नहीं बताया होगा, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। अंडरग्राउंड लाइट में 110 वोल्ट यूज होता है, और इसका एक स्पेशल ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। और आगे हम बताते रहे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि 550 वोल्ट को वह 110 वोल्ट में सेकेंडरी होता है। यानी प्राइमरी 550 वोल्ट होता है और सेकेंडरी 110 वोल्ट सप्लाई देता है। यानी कि उसका 2 फेज निकलता है, जो कि एक फेज में आपका 55 वोल्ट रहता है और दूसरा में 55, यानी दोनों मिला के 110 वोल्ट होता है, जो कि लाइटिंग के लिए यूज होता है। और ये आपका 6 mm² का केबल यूज होता है, जो हम आपको कभी मौका मिलेगा तो वो दिखा देंगे कौन सा केबल यूज होता है। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, मोटर स्टार्ट करते समय डेल्टा या स्टार में रनिंग करता है, ये आपको बताना होगा, जो कि ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आपको कमेंट करना है। 3 फेज इक्विपमेंट में कितना अर्थिंग होता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके मोटर वाला। 3 फेज इक्विपमेंट अर्थिंग में कितना अर्थिंग होता है ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमेशा 2 अर्थिंग किया जाता है, जो कि इक्विपमेंट में अगर जितना अच्छा प्रतिरोध उसका कम रहेगा उतना ही अच्छा अर्थिंग माना जाता है।
जो कि इक्विपमेंट के लिए 3 फेज इक्विपमेंट के लिए 2 अर्थिंग करना अनिवार्य होता है। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपको 2 रखना ही होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।